जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रीलिम्स का यूनिट 1 जो है हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने लगभग हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। उसमें पहले हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारा सिलेबस डिस्कस किया हुआ था। और आपको भी पता है कि सिलेबस आपके टिप पर होना चाहिए, ठीक है। संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इस ये टॉपिक हमारा चल रहा है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियां, ऋत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत और बोधिसत्व तीर्थंकर, ये सारे टॉपिक पे हमने पहले डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले वो हमारा क्या है, संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में। चलिए आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्राचीन शिक्षा की बात करते हैं तो प्राचीन शिक्षा कैसी थी, मौखिक या फिर ओरल शिक्षा दी जाती थी। वहां पर कैसा हमने बताया था आपको कि स्टूडेंट सेंट्रिक ना होकर कैसा था, किसके केंद्रीय था, गुरु के केंद्रीय शिक्षा दी जाती थी। इसका मतलब ये कि गुरु ही सर्वस्व होता था। गुरु की तरह क्या होता था, एक मतलब मौखिक पद्धति चलती थी जिसमें गुरु क्या करता था, प्रवचन टाइप से देता था और बच्चे क्या होते थे, उनको सुनते थे। और हमने क्या बात की थी, गुरुकुल पद्धति के बारे में बात की थी कि बच्चे क्या करते थे, एक साथ गुरुकुल में बैठकर गुरु के आश्रम में ही क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। जिनकी हमने आयु के बारे में क्या बताया था, जिनकी आयु कितनी हुआ करती थी, उनकी आयु 14 से 15 वर्ष की प्रवेश आयु हुआ करती थी। उसी के साथ हमने क्या देखा था कि प्रवेश कब लिया जाता था, उपनयन संस्कार के पश्चात क्या होता था, प्रवेश लिया जाता था। उपनयन संस्कार में क्या होता था कि बच्चे का जो है वो सिर का मुंडन करा के और उसको जनेऊ धारण करके कहाँ भेजा जाता था, उसको आश्रम में या गुरुकुल में भेजा जाता था। और इसके साथ ही जो समावर्तन संस्कार है, हमने उसके बारे में भी देखा था कि समावर्तन संस्कार के पश्चात बच्चा क्या आता था, घर आता था और स्नातक की उपाधि दी जाती थी। इसमें ही हमने देखा था कि कुछ हमने जैसे संदीपनी आश्रम की बात की थी, जो कि कहाँ पर है, उज्जैन में है। और उसके साथ ही यहाँ पर कौन किसने, कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो रामायण काल और महाभारत काल में भी हमें गुरुकुल पद्धति, आश्रम पद्धति देखने को मिलती है। आपने भी रामायण में और उसमें महाभारत में या फिर देखा जाए तो रामायण काल में देखा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने क्या देखा था कि गुरु के समीप जो शिक्षा ली जाती थी वो कैसी होती थी, निःशुल्क शिक्षा होती थी, है ना, जिसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। फिर भी जो विद्यार्थी होते थे या स्टूडेंट होते थे वो क्या करते थे कि अपने गुरु के लिए क्या किया करते थे, कुछ दान में, जैसे कि भूमि दान दे दी या फिर कुछ भी ऐसे दान में दिया जाता था। लेकिन क्यों दिया जाता था दान, इसलिए दिया जाता था कि गुरु का जो भरण पोषण है या फिर जो बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको क्या हो, शिक्षा मतलब वो क्या कर सके, एक तरीके से अपना जीवन यापन या फिर बच्चों को जो खर्चा लग रहा है वो क्या हो सके, उसको निर्वाह कर सके, ठीक है। इसके साथ ही हमने और क्या देखा था, हमने देखा हुआ था कि वैदिक कालीन की शिक्षा देखी थी, जिसमें हमने ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने महाजनपद या बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा के बारे में बात की थी, उस टाइम पे शिक्षा का काल कैसा था। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने शूद्र काल की, उसके पहले देखे तो हमने शूद्र काल की बात की थी। इसमें शूद्र काल में हमने क्या देखा था कि वेदांगों की शिक्षा दी जाने लगी थी। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो मौर्य और गुप्त काल की शिक्षा के बारे में भी हमने बात की थी कि उस टाइम शिक्षा पद्धति कैसी थी। चलिए इसके साथ ही फिर हमने आगे क्या पढ़ा हुआ था, आगे हमने देखा था कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि कौन कौन से शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उसमें हमने तक्षशिला जैसे, या फिर हम देखें तो हमारे तक्षशिला हो या फिर हमारा कौशाम्बी हो, काशी हो, कांची हो, विक्रमशिला हो, इन सब के बारे में भी हमने बात की थी। और हमने ये बोला था कि इनके अंतर्गत क्या आएगा। अगर हम इनके अंतर्गत देखें तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, या सबसे हम देखें तो किसने, जो अगर किसी का कणाद का नाम आ गया, या फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। अगर हम बात करते हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हैंडसांग ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, या फिर यहाँ के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, या फिर ये कहाँ पर स्थापित है। चलिए
हम आगे बात करते हैं, जो कि अभी हम देख रहे थे, हमने देखा कि उपनिषदों में गुरुकुल के स्थान पर आचार्य कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। गुरुकुल के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया गया था? आचार्य कुल शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना, जिसपे हमने बात की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण बलराम, जो मैंने आपको बताया कि संदीपनी मुनि के आश्रम में इन्हें रहकर शिक्षा ग्रहण की। वही उपनयन संस्कार के बारे में अगर हमने बात की, तो हमने उपनयन संस्कार के बारे में आपको क्या बताया कि शिक्षा मतलब गुरुकुल या आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व जो होता था वो छात्रों का या बच्चों का उपनयन संस्कार कराया जाता था। वही समावर्तन अगर संस्कार की बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि जो विभिन्न जो टीचर्स होते थे, या फिर जो बोले कि गुरुकुल या आश्रम के जो आचार्य होते थे, वो क्या करते थे कि जो वहां पर बच्चे होते थे उनसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते थे। जैसे कि आज अगर हम देखें तो आपने इंटरव्यू बोर्ड में देखा होगा, या फिर हम बात करते हैं कि स्कूल में भी आपने देखा होगा कि टीचर्स क्या करते हैं, आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम अधिकार था निर्णय देने का कि स्नातक की उपाधि धारण होगी या नहीं, वो कौन देता था? वो देते थे जिस टीचर या जिस आचार्य के सानिध्य में उसने पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। जो हमारा ये हमने समावर्तन संस्कार की बात की। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमने क्या पढ़ा हुआ था? आगे हमने देखा था कि जो अध्ययन की आयु थी वो कितनी थी? अध्ययन की आयु यहाँ पर 14 से 15 वर्ष बताई गई है। इसका मतलब क्या है कि इसके पूर्व, अगर 14 वर्ष से पूर्व देखने हैं हम, तो 14 वर्ष पूर्व क्या होता था कि शिक्षा जो होती थी वो घर पर ही या माँ के सानिध्य में रहकर ही क्या होता था कि पढ़ाई की जाती थी। क्योंकि एक जो सही उम्र मानी जाए तो वो हमने कितना बताया था? 14 से 15 वर्ष की उम्र बताई गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें 14 या 15 वर्ष की उम्र में एक मेच्योरिटी की उम्र आ जाती है कि बच्चा अपना काम या कार्य स्वयं कर सकता था, इसलिए उसको क्या होता था कि इसके पहले गुरुकुल में प्रवेश नहीं होता था। 14 या 15 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता। वहीं हमने निःशुल्क शिक्षा की बात की थी कि किस तरीके की उसमें शुल्क क्या होती थी, तो हमने बताया कि यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। लेकिन फिर हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि जो गुरु शुल्क मांगते थे उनकी निंदा की गई है ना। और उसके साथ ही हमने यहाँ पर दूसरा एक और पॉइंट पढ़ा हुआ था कि छात्रों के द्वारा या फिर जो हमारे अगर बोला जाए तो स्टूडेंट्स जो होते थे वो क्या करते थे, अपनी जो शिक्षा की थोड़ी बहुत शुल्क या फिर क्या दिया करते थे, थोड़ा बहुत जो दान है भूमि में या फिर गाय के रूप में दे दिया करते थे। वही हम बात करते हैं स्नातक की उपाधि की। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि समावर्तन जो संस्कार होता था उसके बाद क्या होती थी, स्नातक की उपाधि दी जाती थी, जहां पर अलग अलग टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते थे और क्वेश्चन पूछने के बाद जो अंतिम अधिकार होता था उस पर मोहर लगाने का कि स्नातक की उपाधि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, किसका होता था? ये उन्हीं टीचर का होता था जिनके सानिध्य में वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसके बाद हमने प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र देखे थे, जिसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमारा देखा था हमने तक्षशिला, और तक्षशिला के बारे में हमने बात की थी कि ये कैसा है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। और हमने बात की थी कि इसको किसका आम्बिक का संरक्षण प्राप्त था। वही अगर हम बात करते हैं कि स्थिति कहाँ पर थी, तो ये रावलपिंडी जिला पाकिस्तान में थी। अगर नदी की बात करें तो सिंधु और झीलम नदी के मध्य अवस्थित थी। ये वाली बात भी हम इसकी पहले क्लास में कर चुके हैं। अगर हम खोज की बात करते हैं तो 1863 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके साथ ही देखते हैं जॉन मार्शल ने यहाँ पर धर्मराजिका या चिर स्तूप का पता लगाया था। इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। अगर हम प्रमुख पाठ्यक्रम देखें तो हमने बताया था धनुर्विद्या, मतलब कि धनुष या फिर आपके अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी, और उसके साथ ही चिकित्सा शास्त्र की बात भी हमने की थी। चलिए प्रमुख हम यहाँ पे विद्यार्थी देखे तो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे याद करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर पाणिनि, जीवक और चरक को देख लेंगे। फिर पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के बारे में हमने बताया था कि इनको मुनित्रय कहा गया है, तो हमें यहाँ से ये याद हो जाएंगे। उसके साथ ही प्रसेनजीत और किसकी बात की थी, वसुबंधु अलग कर लेंगे, और कौटिल्य और चंद्रगुप्त को एक साथ याद कर लेंगे। इसलिए हमने इनको इस तरीके से हमने इनको याद किया हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं हम नालंदा की। तो हम नालंदा के बारे में देखेंगे कि नालंदा का अर्थ क्या है, कमल देने वाली, अर्थात ज्ञान देने वाली। ठीक है,
फिर हमने क्या देखा था, सबसे विशाल और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाविहार है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात की थी, इसकी खोज 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य है, सारिपुत्र की जन्मभूमि कौन सी है, नालंदा है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। और नालंदा का संस्थापक कौन था, ये कौन था, शक्रादित्य था। और मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो हमने प्रमुख उद्यान देखे यहाँ के, तो कौन से थे, हस्तियान की बात की थी। प्रमुख पुस्तकालय देखें तो कौन सा था, धर्मगज्ज या धर्मयज्ञ था। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने इसकी पिछली क्लास में बात कर ली थी। और आज हमें जो आगे बात करनी थी, वो हमें बात करनी थी कहाँ से, बल्लभी से बात करनी थी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा मैं आपको लास्ट क्लास में क्या करूंगी, मैप की सहायता से इन सारी चीजों को आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं बल्लभी की, है ना। तो बल्लभी कहाँ पर है, आपको भी पता है, यहाँ पर जैन संगति हुई थी। तो हम देखेंगे बल्लभी कहाँ पर है, कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में भी कहाँ, भावनगर में अवस्थित है। ठीक है, अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो कौन है, भट्टारक इसका संस्थापक है। बल्ले से कैसे मारते हैं, भट्ट भट्ट करके, है ना। तो आपको ऐसे कनेक्शन याद रहेगा कि अपन ने भट्ट भट्ट करके बल्ले से मारा, भट्ट भट्ट बोलते ना, पट्ट मार दिया, चट्ट मार दिया, वैसे भट्ट मार दिया। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि भट्टारक जो है वो कौन है, इसके संस्थापक हैं। और आपसे ये पूछा भी जाएगा। ठीक है, ये मैत्रिक राजवंश की राजधानी थी। किसकी थी, मैत्रिक वंश की थी। और कौन मारता है, आपका मित्र ही मारता है। ठीक है, ये एक बल्ला बना दिया अपन ने, आपकी किसके पास है, मित्र के पास है। और ये इस मित्र ने क्या किया, आपको भट्ट भट्ट से मार दिया। तो क्या हो गया, बल्लभी यहाँ से क्या हो गया, मैत्री वंश की राजधानी थी। और यहाँ पर हो गया इसके संस्थापक कौन था, भट्टारक था। ठीक, 5वीं शताब्दी से पूर्व में दूसरी जैन संगति का आयोजन यहाँ पर किया गया था। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि यहाँ पर जैन संगति का भी आयोजन हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखी कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, भावनगर गुजरात में है। हमने देखा बल्लभी की स्थापना 5वीं शताब्दी में मैत्रिक वंश के संस्थापक भट्टारकर ने की थी। तो यहाँ से मैत्रिक याद हो गया, यहाँ से बल्लभी याद हो गया, यहाँ से भट्टारकर याद होगा। और यहाँ पर जैन संगति हुई थी। तो ऐसे याद कर लेगी कि जैन लोग सब जगह एक जगह मिले हुए होंगे अपने मित्रों के साथ। तो क्या हुआ, कहाँ मिले, बल्लभी में मिले। तो यहाँ से बल्ला याद हो गया, तो बल्लभी हो गया। और किसने, मैत्रिक वंश हो गया। और क्या हो गया, भट्टारकर इसके संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं विक्रमशिला की। और मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स कई बार, कम से कम 5 से 6 बार ये बात पूछ चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। ठीक है, चलो अब देखिए कहाँ पर है, भागलपुर बिहार में है। आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि बिहार कहाँ है। बाकी अगर नहीं हो रही होगी तो सारे जो आपके विश्वविद्यालय हैं इनको मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो स्थिति कहाँ पर है, बिहार में है। अगर हम नदी देखें तो कोसी और गंगा नदी के संगम पर इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, धर्मपाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या संस्थापक कौन है इसके, धर्मपाल है। और यहाँ के प्रमुख जो विषय है वो क्या थे, तंत्रायन और वज्रायन की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। हालांकि जो हमने आज भी देखा था कि जो वज्रायन शाखा थी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, किससे थी, जो हमारे तंत्र विद्या से संबंधित थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हमने देखा भागलपुर बिहार में है। हमने देखा कि कोसी और गंगा नदी के संगम पर अवस्थित है। हमने देखा इसका संस्थापक कौन है, धर्मपाल है। और इसके अगर प्रमुख विषय देखें तो तंत्रायन और वज्रायन थे। ठीक, तो विक्रम से बिहार याद हो जाएगा। ये एक विक्रम नाम का लड़का है, ये कहाँ जाएगा, बिहार करने जाएगा, है ना। बिहार मतलब घूमना होता है, तो वैसे भी याद रहेगा। या फिर विक्रम और बिहार में भी आ रहा है, तो इससे भी याद हो जाएगा कि विक्रमशिला कहाँ पर है, बिहार में। और इसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। या फिर ऐसे कर लो, ये धर्म को बहुत ज्यादा मानता है विक्रम, और ये कहाँ जाता है, बिहार करने जाता है या बौद्ध बिहार में जाता है, जैसे भी याद रहे। तो धर्मपाल हो गया, किससे, विक्रमशिला से याद हो गया। और इसका प्रमुख विषय क्या था, तंत्रायन या वज्रायन की शिक्षा थी। चलिए आगे बात करते हैं हम विक्रमशिला की, कि शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग क्या लगाओगे इसमें, पाली भाषा लगाओगे।
है ना, क्योंकि बौद्ध धर्म की जहां भी बात आती है तो आपको क्या लगता है कि पाली भाषा आएगी, है ना। लेकिन आज भी मैंने जैसे पढ़ाए हैं तो आपको बौद्ध ग्रंथ अलग पढ़ाए हैं, और अगर देखें तो संस्कृत वाले मतलब पाली भाषा के ग्रंथ अलग पढ़ाए हैं और आपको संस्कृत भाषा के ग्रंथ अलग पढ़ाए थे। तो शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, शाक्य श्री भट्ट थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रमुख आचार्य देखें तो कौन है, रत्नाकर है, शांति है, ज्ञानश्री है, मित्र है, रत्नध्वज है, तथागत है, ज्ञानपाद है, वैरोचन है, रक्षित है, जितारी है, श्रीज्ञान है, अतीश है और अभ्यंकर गुप्त मुनि है। ठीक है, ये सब कुछ तो नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ से रत्नाकर करना है, उसके बाद तथागत करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, श्री ज्ञान अतीश करेंगे और भयंकर गुप्त को आप करेंगे। बाकी इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, और अगर आपको सारे याद हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ है नहीं कि अगर अंदर से भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने क्या क्या देख लिया, तक्षशिला देखा, उसके बाद हमने कौन सा देखा, नालंदा देखा, उसके बाद हमने कौन सा देखा, बल्लभी देखा, और उसके बाद हमने क्या देख लिया, विक्रमशिला देख लिया। ये मैं आपको मैथ से बाद में बताऊंगी। चलिए अब हम आते हैं काशी पे। ठीक है, काशी हमने पहले भी महाजनपद में पढ़ा था, तो कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। हम देखेंगे इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, अथर्ववेद में काशी विश्वविद्यालय का उल्लेख मिलता है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, राजा दिवोदास के द्वारा काशी की स्थापना की गई। किसके द्वारा, दिवोदास। ठीक है, काशी के विश्वनाथ के अपन सब दास है, काशी के विश्वनाथ जो देव बैठे हैं ना उनके अपन दास है, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर लो। तो दिवोदास के द्वारा काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध ने काशी में ही ज्ञान प्राप्त किया तथा बाद में काशी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि गौतम बुद्ध ने कहां पे ज्ञान प्राप्त किया था, काशी में ज्ञान प्राप्त किया था, और फिर ये क्या शैव धर्म का केंद्र बन गया, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप भी समझते हो कि शिव भगवान की मूर्ति आपको वहां मिलती है, मतलब शैव धर्म अब हो गया है, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पहले जो है वो किसका केंद्र था, जो था वो बुद्ध धर्म से संबंधित था यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। इसकी स्थापना राजा दिवोदास के द्वारा की थी। आपको तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। दूसरी बात, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी की गणना 7 पवित्र स्थान में से मोक्षदायक नगरियों में से की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोक्षदायिनी नगरियों में से की जाती है, क्या की जाती है। आपको 2 पॉइंट याद रखने, एक तो ये कि काशी का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। इसकी स्थापना दिवोदास के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं कश्मीर की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहां से पूछा जाएगा, नालंदा से पूछा जाएगा, विक्रमशिला से पूछा जाएगा, और कहां से, तक्षशिला से पूछा जाएगा, और काशी से पूछा जाएगा। ठीक है, बल्लभी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, शैव और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख यहाँ के विद्यार्थी हैं आचार्य कुमार जीवन। ठीक है, कनिष्क द्वारा यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, आपको पता है ना। ठीक है, यहीं पर जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, हमने देखा था कि हमारा जो बौद्ध धर्म है वो किसमें, हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं धारा नगरी। ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं धारा नगरी कहां पर अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जहां भी बात चलेगी वहां पे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, परमार वंश के राजाओं की राजधानी तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सबसे पहले तो धारा नगरी पर किसका अधिकार था, परमार वंश का। और अगर राजा भोज की बात करें तो एमपीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है। राजा भोज से आपसे प्री में हो, मेंस में हो, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो किसकी राजधानी थी धारा नगरी, परमार वंश की राजधानी थी। आगे प्रमुख विद्वानों की बात करें तो धनंजय, पद्मगुप्त और धनिक, तीनों ही इंपॉर्टेंट है ना। ये आपसे प्रीलिम्स में तो पूछे जाएंगे, मेंस में भी आपसे 2 नंबर में इनमें से किसी में से भी पूछा जा सकता है कि इनकी बुक पूछ ली जाए, या फिर ये किस राज्य से संबंधित है ये भी पूछा जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हैं किसी को भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये किससे, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ राजा भोज ने भोजशाला नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई, जिसे मालवा के मुस्लिम शासकों द्वारा
नष्ट करवा के यहाँ मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये है सबसे पहली बात तो ये कि भोजशाला का निर्माण किसने करवाया था, या फिर भोजशाला क्या है जो कि कहाँ पर अवस्थित है, धारा नगरी में अवस्थित है। तो क्या है, एक संस्कृत विद्यालय है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो किन शासकों से संबंधित है, परमार राजाओं से संबंधित है। और प्रमुख विद्वान कौन से हैं, तो धनंजय, पद्मगुप्त एवं धनिक जैसे विद्वानों का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे अजमेर की बात करेंगे। इसका संस्थापक कौन था, चौहान राजा अजयपाल है। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना विग्रह राज द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, जिससे गुलाम वंशीय शासकों के द्वारा तोड़ा गया, उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आपको बस इतना याद रखो कि संस्थापक कौन है, अजमेर चौहान के राजा अजयपाल है। और यहाँ पर जो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की वो किसने की है, विग्रह राज के द्वारा की गई है। ठीक है, चलो देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हम डीप पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बस हम ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, आपको सारे फैक्ट्स याद नहीं होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे कन्नौज की बात करें तो 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ये क्या रहा, शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अब इंपॉर्टेंट है आपका सोमपुर। ठीक है, ये अभी फिलहाल में कहां पर अवस्थित है, ये है नवगांव जिला बांग्लादेश में अवस्थित है। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा, जब भी सोमपुर आएगा लोग बिहार लगाएंगे, क्योंकि सोमपुर बिहार अलग चीज है और सोमपुर विश्वविद्यालय अलग चीज है। ठीक है, तो कहां पर है, बांग्लादेश में अवस्थित है। इसका संस्थापक कौन था, देवपाल था। ठीक, सोमवार के व्रत किसको रखते हैं अपन, देवों के लिए, देवों के देव महादेव के लिए। ठीक है, तो सोमपुर जो विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक कौन था, देवपाल था। ठीक है, इसकी एक लिस्ट भी बता देंगे आपको, यहाँ पर पूरे विश्वविद्यालय, यहाँ पर पूरे संस्थापक, और अगर उनकी कोई विशेषता है तो आगे डलवा देंगे, जिससे आपको क्या हो लिस्ट से याद हो जाए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं विशेष। 1985 ईसा पूर्व में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। अब बताओ 1986 में किसको दिया गया था, विश्वविद्यालय का नहीं, यूनेस्को को किसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में, 1986 और 2003 बताओ। 2003 में भीमबेटका, 1986 में खजुराहो को। ठीक है, छोटी छोटी चीजें नहीं भूलना है कि सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में छोटी चीजें भूल जाए। तो सोमपुर देवपाल के द्वारा स्थापित है। ठीक है, सोमवार के व्रत कहाँ रखेंगे, हम अपने बंगले में रखेंगे। ठीक है, ये हमारा बंगला। ठीक है, ये हमारे बैठे हैं देवों के देव महादेव। ठीक है, आंखें भी बना दी, लो सांप भी बना दिया, ऐसा सांप जहां भी बन जाए यहाँ बना दो भगवान, लो। ठीक है, तो क्या हुआ, ये देवों के देव कहाँ बैठे हैं, बंगले में, तो ये क्या हो गया, बांग्लादेश। ठीक है, देव कौन है, देवपाल है। ठीक है, उसके बाद क्या रखना है इनको, सोमवार का व्रत रखेंगे अपन अपने बंगले में, बाहर नहीं निकलेंगे उस दिन, क्योंकि व्रत रहेगा। तो अपन ने देख लिया कि सोमपुर कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, और उसके साथ देवपाल ने इसकी स्थापना की है। चलो आगे देखते क्या है, जगदल बिहार, ये इसकी स्थिति कहाँ पर है, इसकी स्थिति ये भी कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, राज्यपाल है। और प्रमुख विषय था तंत्र विद्या, और मान्यता क्या है, अवलोकितेश्वर में इसकी मान्यता है, हम पढ़ चुके हैं हमारे बोधिसत्व। ठीक है, चलो तो कहां पर है ये, बांग्लादेश में है। ठीक है, और किसने स्थापना की है, राज्यपाल ने की है। अभी आप बिना ट्रिक के याद कर लेना। ठीक, चलो फिर भी अगर बनेगी तो हम बना देंगे। फिर हम देखते हैं हमारा कि पुष्पगिरी कहाँ है, स्थिति वर्तमान में कहां पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे कि एक ऐसा ये पुष्प है और ये जब हवा आती तो ये उड़ जाता है, पुष्प उड़ नहीं जाता है, हवा आती है तो गिर जाता है कहीं और, तो उससे थोड़ा थोड़ा रहा आएगा कि पुष्प गिरी, है ना, पुष्प गिरी कैसे गिरी, उड़ के गिरी। ठीक, तो उड़ीसा हो गया और पुष्पगिरी महाविद्यालय हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं तेलहारा, इसकी स्थिति कहाँ है, नालंदा बिहार में है। ठीक है, खोज किसने की है, A.M. ब्रॉडले। ठीक है, अब इसको बना लेना, तेलहारा, हारा से हार, बिहारी तो आ रहा है, साउंड आ रहा है ना,
तो तेलहारा कहाँ है? बिहार में है। पुष्पगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, फिर हम देखते हैं विक्रमपुर बिहार, ये कहाँ पर है? देखो विक्रमशिला अलग है, विक्रम विश्वविद्यालय अलग है, और विक्रमपुरा जो विक्रमपुर बिहार है वो अलग है। विक्रमशिला कहाँ है? विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में है। और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? उज्जैन में है। और जो हमारा विक्रमपुर बिहार है ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम। आज अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, प्री बार बार रिवाइज करने का ही है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि हमारी मौखिक शिक्षा दी जाती थी, हमने इस बारे में बात की थी, हमने हमारी गुरुकुल पद्धति के बारे में बात की थी। अगर हम वही बात करते हैं गुरुकुल पद्धति के अलावा, हमने ये देखा था कि कब कितने वर्ष से 14-15 वर्ष के बच्चों का क्या होता था? प्रवेश होता था। हमने बात की थी निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। हमने यहाँ पर उपनयन संस्कार के बारे में बात की, हमने यहाँ पर समापन संस्कार के बारे में बात की थी कि स्नातक की उपाधि कैसे दी जाती थी। हमने यहाँ पर हमारे जो विषय थे उनके बारे में बात की थी कि वेद, उपनिषद, है ना, और वेदांग, आरण्यक, इन सारे विषय दिए जाते थे। हमने अगर देखें तो हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल के विषय क्या थी या फिर उत्तर वैदिक काल के विषय क्या थे, इनके बारे में पढ़ा था हमने। वही देखेंगे कि अगर दर्शन और अगर साइंटिफिक अगर हम देखें कि अनुसंधान, अगर हम बात करें, रिसर्च की बात करें, तो लगभग कहाँ पर? बरामीर जैसे गुप्त काल में हमें नाम देखने को मिलते हैं। गुप्त काल को हमने स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी थी। वहीं अगर हम जाते हैं जैन और बौद्ध समय की शिक्षा पे जाते हैं तो यहाँ पर कैसी आध्यात्म की शिक्षा दी गई थी या फिर आत्मज्ञान की शिक्षा दी गई थी या दुखों को दूर करने की इस तरीके की शिक्षा दी गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमने शिक्षा के सारे केंद्र पढ़े, जिसमें हमने तक्षशिला पढ़ा, हमने नालंदा पढ़ा, इसके साथ ही हमने काशी पढ़ा, कांची पढ़ा, और क्या पढ़ा? विक्रमशिला पढ़ा, वल्लभी पढ़ा, और क्या पढ़ा? पुष्पगिरी पढ़ा, और भी जितने थे हमने उन विश्वविद्यालय केंद्रों के बारे में बात की। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ज्ञान परंपरा में अध्ययन के विषय क्या क्या थे, है ना। ज्ञान तो प्राप्त हो गया, है ना, किन किन का ज्ञान प्राप्त किया हमने? हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सारे विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। ये थे नहीं, मतलब आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम शिक्षा भी कैसे ग्रहण कर रहे हैं? अध्यात्म शिक्षा करते हैं, है ना। कुछ लोग जो अलग शिक्षा, अगर हम देखें तो धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इन सबके विषय क्या थे उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गणित तथा खगोल विज्ञान, है ना। गणित तथा खगोल विज्ञान मतलब कि हम मैथ्स और एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इनके प्रमुख विद्वान कौन थे। भास्कर प्रथम थे, भास्कर द्वितीय थे, बोधायन थे जिन्होंने अपन को क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय बताया था। आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य की खोज के बारे में बताया था। वही ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की प्रारंभिक बात की थी। वही महावीराचार्य ने कणाद का अगर हम देखें तो क्या बताया था कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो छोटे छोटे अणु या पार्टिकल से बनी हुई है ना। हमने ये पढ़ा हुआ है कणाद के बारे में। वही हम देखते हैं कि बरामीर, जिनको हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से भी कनेक्ट करके पढ़ेंगे, इनकी गुफाएं भी हमें मिली हुई है। शायद 5वें नंबर की गुफा है जो बरामीर से संबंधित है, या जो भी शायद, है ना। हाँ, कायतो जन्म स्थली है। वही हम नागार्जुन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लो अगर याद नहीं होते तो। भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, है ना, बोधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, कणाद, बरामीर और नागार्जुन। आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये किस उससे संबंधित है, मतलब किस विषय से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं प्रमुख रचनाएं। ये याद नहीं होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए आपको। ठीक है, बात करें लीलावती। लीलावती किस विषय से संबंधित है? मैथ्स का एक गुण। ठीक है, किसने लिखा है? भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखित है। आपको द्विजगणित याद रहे या ना रहे, लेकिन लीलावती कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अगर हम लीलावती की बात करते हैं या द्विजगणित की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया है भास्कर द्वितीय के द्वारा। वही हम बात करते हैं सुलभ सूत्र की, तो जो सुलभ सूत्र किसने लिखा है? बोधायन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो सुलभ शौचालय है उनके बारे में अभी अभी बोध हुआ है हमें, है ना, पहले बोध नहीं था। जब से अपन जानने लगे तो लोग तो ऐसे ही, तो सुलभ सूत्र से बोध हुआ, है ना, ऐसे याद कर लेंगे सुलभ सूत्र। और हमने क्या देखा? बोधायन। और हम देखते हैं आर्यभट्टियम, तो आपको याद रहेगा आर्यभट्ट का ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? गणित सार संग्रह। जो बहुत ही वीर इंसान होगा वो ही क्या करेगा? गणित का पूरा सार संग्रह
पढ़ सकता है। तो अपन ने कैसे याद किया, गणित सार संग्रह महावीराचार्य का है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ये आपको याद होना चाहिए, ब्रह्मगुप्त से है और साथ ही रिलेट हो भी रहा है। वही हम देखते हैं सिद्धांत शिरोमणि तथा करण कुतूहल जो है वो भास्कर द्वितीय का है। भास्कर द्वितीय में हमने क्या क्या देख लिया, एक तो लीलावती देख लिया, द्विजगणित देख लिया, सिद्धांत शिरोमणि देख लिया और करण कुतूहल भी हमने देख लिया। वही हम देखते हैं बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांति का, ये किसका है, बराहमीर का है। देखिए यहाँ 12 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है ना। और जब बहुत छोटी छोटी चीजें मिलती 5 + 12 करा तो अपन ने क्या कह दिया, ये बन गया बृहद। तो एक और क्या हो गई, बृहद संहिता हो गई। ठीक है, तो बृहद संहिता पंच सिद्धांति का और 12 मीर। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, रस रत्नाकर जो है वो नागार्जुन की है। ठीक, नाग क्या छोड़ता है, रस, नाग से रस निकलता है, ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो क्या क्या देख लिया, लीलावती देख लिया, द्विजगणित देख लिया, वहीं हमने सिद्धांत शिरोमणि देख लिया और करण कुतूहल देख लिया, किसके है, भास्कर द्वितीय के है। वहीं हम देखते हैं सुलभ सूत्र देखेंगे तो किसका है, बोधायन का है। आर्यभट्ट हम देखेंगे तो आर्यभट्ट का है। गणित सार संग्रह देखेंगे तो किसका है, महावीराचार्य का है। अगर हम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत देखें तो ब्रह्मगुप्त का है। और अगर हम बृहद संहिता और पंच सिद्धांति का देखते हैं तो किसका है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांति का किसका है, बराहमीर का है। और रस रत्नाकर किसका है, नागार्जुन का है। क्यों हंसी आई, चलो आगे देखते हैं हम प्रमुख सिद्धांत। एक बोधायन का देखेंगे, एक देखेंगे ब्रह्मगुप्त का। ठीक है, बोधायन का कौन सी पुस्तक है, सुलभ सूत्र। ठीक है, चलो पाई के मान की सबसे पहली गणना तथा पाइथागोरस प्रमेय किसने दिया, बोधायन ने दिया था। किसकी, पाई के मान, कितना होता है पाई का मान, और क्या होता है, एक 4 के एक साथ 4 होता है। ठीक, तो किसने दिया है, बोधायन के द्वारा दिया गया है। क्या, पाई के मान की सबसे पहली गणना और पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का वर्ग, ऐसा कुछ होता है। मैथ थोड़े टाइम हो गया है सबको, लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, 90 डिग्री, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हो या पाई का मान हो, ये किसने दिया है, बोधायन के द्वारा दिया गया। वही हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की, तो शून्य पर संक्रियाओं की शुरुआत की तथा स्थानीय मान का प्रयोग किया। बाकी हम किसके लिए याद करते हैं, आर्यभट्ट के लिए, शून्य की खोज के लिए याद करते हैं। लेकिन प्रारंभिक ज्ञान किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं महावीराचार्य की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक हल करने की विधि का वर्णन, अंकगणित पर पहली पाठ्य पुस्तक और गणित सार संग्रह लिखिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 8 का एलसीएम कितना होगा, 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, ये अपनी क्या थी, एलसीएम पद्धति थी, जो ऐसे निकालते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब हम जो नहीं पढ़ते हैं, हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रीलिम्स में भी है एक आपका, इसका तो आता है, लेकिन अपन छोड़ के जाते हैं, और मेंस में भी आपको है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा इसका रियल लाइफ में भी यूज होता है, लेकिन हम उसको नॉर्मली निकाल लेते हैं, गुणा भाग नहीं करते। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखना है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम हल करने की विधि का वर्णन किया इन्होंने, अंकगणित पर पहली पाठ्य पुस्तक लिखी और गणित सार संग्रह इन्होंने लिखा हुआ है। किसने, महावीराचार्य ने। मैंने ही बताया था, जो बहुत ही वीर होगा वो ही क्या करेगा, गणित का सार संग्रह कर पाएगा। आगे देखते हैं हम आर्यभट्ट के बारे में। पहले हमने इन सबको क्या किया है, आगे शॉर्ट में पढ़ लिया था, हम इनको डिटेल में देख रहे थे। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत है, शून्य के प्रतीक की खोज की, पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का सिद्धांत किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया। सूर्य चंद्र ग्रहण का सिद्धांत क्या है, एक बात बताओ, जब पृथ्वी बीच में आए, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश यदि चंद्रमा पर नहीं पड़ पा रहा तो कौन सा ग्रहण होगा, ठीक है, हमेशा प्रकाश सूर्य का होगा, बीच में या तो पृथ्वी आएगी या फिर चंद्रमा आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिद्धांत किसने दिया है, आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है,
पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर या अपनी धुरी पर कितनी देर में एक चक्कर लगाती है? 23 घंटे कुछ मिनट को लेते हैं, बाकी ठीक है 24 घंटे में ही होता है। और संपूर्ण पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? और अगर सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी तो कितना मतलब क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। और अपने अपने अक्ष पे घूमेगी तो दिन और रात। इतना डिटेल बताने का कोई मकसद नहीं है, मकसद ये कि आप यहाँ पर थोड़े से स्टिक हो जाओ कि हाँ किसकी बात चल रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम भास्कराचार्य के बारे में। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बीजगणितीय समीकरण आकलन विधि की शुरुआत की। ग्रहों की स्थिति का उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख, ठीक है, जो उज्जैन में अपनी खगोलीय वेधशाला है आपको पता होगा शायद, तो उसके क्या प्रमुख थे, उन्होंने क्या किया है, बीजगणितीय समीकरण का आकलन की विधि भी इन्होंने क्या की थी, बताई थी। तो इनके बारे में दो चीजें पढ़ ली, एक तो बीजगणितीय समीकरण आकलन बताया और ग्रहों की स्थिति, जो ग्रहों की वेधशाला है उज्जैन में, उसके कौन थे, प्रमुख थे। क्या हुआ, चलो आगे देखते हैं हम कणाद के बारे में। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, ओलुक्य। ठीक है, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण की व्याख्या की वैशेषिक स्कूल के 6ठी शताब्दी के वैज्ञानिक थे। मैंने आपको बताया था कि वैशेषिक दर्शन के कौन प्रमुख है, कणाद है। मैंने बताया कि प्रत्येक वस्तु है ना, अगर बॉटल ले लें, मोबाइल ले लें, कुछ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, और इन पार्टिकल्स के बारे में या फिर इस चीज के बारे में, सिद्धांत के बारे में किसने बताया, कणाद के द्वारा बताया गया था। यह है महर्षि कणाद। चलो आगे देखते हैं बराहमिहिर, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है, भूकंप संबंधी अनुमान, त्रिकोणीय मिति की विधियों का निर्माण, क्रमचय संचय का सिद्धांत तथा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। और इनका जन्म कहां पर हुआ था, उज्जैन के कायथा में। ठीक है, कायथा किस नदी के तट पर है, काली सिंधु। एक बार सर्च करना है, ठीक है, फिर कल बताना। ठीक है, जरूर बताना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, ठीक है, चलो किसने दिया, बराहमिहिर ने इसके बारे में बताया। चलो इसके बाद हमें क्या देखना है, शिक्षा के अन्य क्षेत्र देखना है, जिसमें हमने पहले तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, हमने किन किन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मुझे बताओ बराहमिहिर की रचनाएं कौन कौन सी है, और बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, विषय के बारे में देखा, फिर हमने उनके सारे क्या देखे, ये देखा कि किसने किस बुक को लिखा है। सुलभ सूत्र किसने लिखी है, बुधायन के द्वारा लिखी गई है। पंच सिद्धांतिका हम देखते हैं तो किसके द्वारा, बराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। बृहत संहिता भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। फिर हमने इनके एक एक सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि शून्य की खोज किसने की है, ठीक है, और आर्यभट्ट ने या फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की। चलो इसके अलावा भी हम किसके बारे में देख रहे हैं, गणित और एस्ट्रोलॉजी के लिए देख रहे थे। अब हम आगे देखने वाले हैं हमारी अन्य विषय के बारे में। इसके साथ यही दिक्कत होता है पीडीएफ के साथ। चलो शिक्षा के अब हम अन्य क्षेत्र भी देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी करते हैं जिससे हमारी ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए। हम देखते हैं धातु के निष्कर्षण, ठीक है, नागार्जुन सोना चांदी टिन तांबा जैसी धातुओं के निष्कर्षण की विधियों की खोज की। ठीक है, सोने की, चांदी की, टिन की, तांबे की और अन्य धातुओं की जो निष्कर्षण की विधि है, जो हम अभी भी पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो किसने खोज की, नागार्जुन ने खोज की थी। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो हमारी खगोल वेधशालाएं हैं वो कहां कहां पर है, किसने बसाई थी, और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस में हमारी जो जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध वेधशालाएं किसने बनाई है, राजा जय सिंह के द्वारा बनाई है। ठीक है, याद रखना कि कहां पर वेधशाला नहीं है, ठीक, याद रखना क्या है, दिल्ली है, जयपुर है, उज्जैन है, मथुरा है और क्या है, बनारस है। बी से याद कर लो इसको, डीजे तो याद ही रहेगा आपको, है ना, MUV और याद कर लो, ठीक, डीजे मुंह टूट गया तो MU याद कर लो। ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर लेना कि दिल्ली में, क्योंकि ऑप्शन आएंगे तो वो तो आप कनेक्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो क्या हो गया, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में क्या है आपकी जंतर मंतर वेधशाला। मुंह टूट गया मतलब कैसे, नाचते नाचते मुंह टूट जाएगा आपका, MU हो गया। फिर आप बोलोगे
चलो, ये फिर नहीं आया पूरा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। आत्रेय संहिता है, चरक संहिता, किसने लिखी चरक संहिता? ठीक है, किससे संबंधित है? ठीक, सुश्रुत संहिता है, निमि तंत्र है, भेला संहिता है, धन्वंतरी संहिता है, हमारी चिकित्सा कौमुदी है, और सारगंधा संहिता है, आरोग्य मंजरी है, भाव प्रकाश है, और अष्टांग हृदय तथा अष्टाय संग्रह है। किससे संबंधित है? सारी चिकित्सा से संबंधित है। इसका एक टॉपिक मिस हुआ क्या यहाँ से? अच्छा, चिकित्सा विज्ञान। चलो, आपको सारी चीजें हेडिंग डाल के लिखनी है। आप लोग को इसकी पीडीएफ नहीं मिली ना? नहीं मिली? ठीक है। महर्षि भेला मस्तिष्क और मन की व्याख्या की है। महर्षि कश्यप ने बाल चिकित्सा की व्याख्या की है। वही महर्षि पतंजलि ने योग पर विशेष ध्यान तथा शौर्य महाभाष्य में विस्तृत उल्लेख किया है। ठीक है, अपन ने पहले भी देखा हुआ है कि महर्षि पतंजलि के किसके जनक हैं, किस दर्शन के? ठीक, हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ था। तो हमने यहाँ 3 लोग देख लिए। क्या देखा? प्रमुख विद्वानों के बारे में देखेंगे। महर्षि भेला ने मस्तिष्क और मन की व्याख्या की। जैसे नारियल का भेला होता है वैसे मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क और मन की व्याख्या की है। ठीक है, फिर हम देखते हैं महर्षि कश्यप ने क्या किया है, बाल चिकित्सा के बारे में बताया। ठीक है, अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर लेना। पतंजलि का सबको पता है कि योग के बारे में बताया है, और महाभाष्य की भी इनने क्या की है, विस्तृत उल्लेख किया है। वही हम देखते हैं महर्षि सारंगधराचार्य ने क्या किया है, नाड़ी निदान का उल्लेख किया है। ठीक है, नाड़ी निदान जो होती है ना, तो कितने रंग की नाड़ियां होती हैं, तो सारंग है ना, ऐसे याद कर लें। कभी कभी ग्रीन से दिखती है, कभी रेड नाड़ियां दिखती है, तो ऐसे कुछ कुछ कर लेना। तो क्या हुआ, महर्षि सारंगधराचार्य ने नाड़ी निदान का उल्लेख किया है। वही नागार्जुन ने पारे की राख औषधि के रूप में प्रयोग तथा एलोपैथी चिकित्सा पर शोध किया है। ठीक है, जो पारे की राख होती है उसका क्या औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है ना। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी दवाइयां बनाते हैं। ठीक है, तो पारे की राख से और एलोपैथी चिकित्सा पर शोध किया। वही अगर हम बात करें अपनी सुश्रुत की, तो इन्होंने क्या किया, शल्य चिकित्सा के जनक या मोतियाबिंद या फिर प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम वाग्भट। ये क्या है, आयुर्वेदिक ज्ञान का संक्षिप्त संकलन तथा विभिन्न बीमारियों पर निरंतर शोध। इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी ये है नहीं। ठीक है, फिर वहीं पर आती है सालीहोत्र। क्या है, पशु चिकित्सा पर विशेष ध्यान। सबकी सालियां पशु जैसी होती है ना, घर में बैठी, तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। सालीहोत्र पशु चिकित्सा पर ध्यान। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं महर्षि भाव मिश्र। औषधि में प्रयुक्त पौधे तथा जड़ी बूटियों पर व्यवस्थित संकलन किया। औषधि में जो पौधे प्रयुक्त होते हैं या जो जड़ी बूटियां, तो अपने पौधे और जड़ी बूटियों के लिए अपने भाव कैसे होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। या फिर अपन क्या बोलते हैं, पौधों को मत काटो, तो अपने भाव कैसे हैं, पॉजिटिव। तो भाव से अपन ने कनेक्ट किया। महर्षि भाव मिश्र ने क्या किया, औषधि में प्रयुक्त पौधे और जड़ी बूटियों के बारे में बताया है। चलिए, अब हमें पढ़ना है कल से भारतवर्ष, है ना। नाम किसने दिया, नामकरण कैसे आया, पहले तो हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेंगे। कोई बोलता है कि भरत जो है कबीले के नाम पर था, है ना। कोई बोलता है कि जो हमारे रामायण के महाभारत है उनके उस पे था। कुछ क्या बोलते हैं कि वो उनका शांतनु किनका पुत्र था, उनके बारे में था। तो सबने मनु के पुत्र या फिर अलग अलग बारे में सबने भारतवर्ष के नाम बताया है। वही हमें यहाँ पर ये देखना है कि किसने किस पुराण में भारत को क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। फिर आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेद और उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद आपको मजा आएगा, क्योंकि ये अभी तक हमने क्या है पढ़ा नहीं है ना पहले, तो हमको इतना अच्छा नहीं लगता कि हाँ ठीक है। बाकी जो कल मैंने पढ़ा है ना, उसका मैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना के जैसा मैंने आपको बताया था वो मैं बताऊंगी, तो आपको क्या होगा, उसको और सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।